मित्रा साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार आपको भी जी। डॉक्टर साहब, अलास्का में ट्रम्प और पुतिन के बीच बातचीत पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान पर बात करते हैं। ट्रम्प की ओर से बीएलए पर बैन लगाए जाने के बाद उनकी आजादी को लेकर के एक बहस छिड़ गई है और बलूच नेताओं ने हाल ही में बलूचिस्तान गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया था। अब सब चीजों को बहुत भारी झटका लगा है, तो आगे आप क्या देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, झटका तो बल्कि झटके तो लग रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। बलोच आज़ादी पसंदों को तो कोई ऐसा झटका नहीं लग रहा। और ये जो बैन करने की बात है, तो इस बीएलए को तो 206 के बाद से बैन किया हुआ है। फर्क ये है कि इस दफा उन्होंने कहा ये फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जी। मतलब ये है कि वो इंडिया की तरफ इशारा करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। और वो चाहता है कि इंडिया जो है उसको मतलब है कि मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका के कहने पर चले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोदी जी ने ऑलरेडी पूरा काउंटर टैरिफ प्लान अपना बना दिया है। हिंदुस्तान कोई हम्म। ऐसा छोटा मुल्क नहीं है या कोई चीचों की मलिया नहीं है कि आप उस पर टैरिफ लगाएंगे तो वो फिर उसको भूखा मरना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ अमेरिका नहीं है दुनिया में, 200 से ज्यादा ममालिक है। तो बीएलए का जहां तक ताल्लुक है, देखें, ये आसिम मुनीर ने अपने पहले दौरे में इनके साथ ट्रंप और इसने जो लंच किया था उसमें ये बातें तय हो गई थी कि क्या करना है। और उसमें दो मेन बातें थी। एक तो ये है कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 5 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल हैं, उन तक एक्सेस चाहिए अमेरिकन को। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान को अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए बलोच के खिलाफ लड़ने के लिए। पहाड़ों में सर्वेलेंस इक्विपमेंट चाहिए, बंकर बस्टर्स चाहिए, इस किस्म की चीजें चाहिए। तो इस हवाले से बातचीत हुई। इसमें एक और चीज थी कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए चाहता है कि अमेरिकन जो है उनके ऊपर टैरिफ बहुत कम लगाएं और अमेरिका की जो मंडी है उसको पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए खोले। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होती सिवाय टेररिज्म के या सुसाइड बॉम्बर्स के। तो मुझे नहीं पता ये क्या वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगी, यानी पैसा लूट लूट के बाहर भेजेंगे और वहां पर ये जायदादें जो बनाने का सिलसिला है उसमें रियायत मांगेंगे, कंसेशंस मांगेंगे। मैक्सिमम यही हो सकता है। दूसरा जो उनका है बलूचिस्तान वाला मसला, उसमें उन्होंने कह दिया है, अब सेकंड विजिट जो हुआ है आसिम मुनीर का, तो उसने कहा है कि जी हम इंडिया अपना अमेरिका पर कोई कस्टम ड्यूटी और टैक्स नहीं लगेगा, आप ले जाएं जो यहाँ से आपने रेयर अर्थ मिनरल लेके जाने हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। मतलब है बलोच जो पिछले 70-78 सालों से पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ लड़ रहा है, उस लड़ाई के दौरान जो एवोल्यूशन हुआ है, इर्तिका हुआ है, उसके नतीजे में आज बलूचिस्तान के पास अपनी कौमी फौज है ब्रास की शक्ल में। बलूचिस्तान के पास अपने डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स मौजूद हैं। बेशक वो जेलों में है लेकिन मौजूद है। पूरी सोसाइटी जो है पोलिटिसाइज हो चुकी है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। तो आप वहां पे इस तरह से गैर मुल्की कंपनियां अपनी फौजें भी ले आए तो वो मुमकिन नहीं है। फिर ये है कि ज्यादातर जो रेयर अर्थ मिनरल जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आबादी को वहां से निकालें। कई गांव इन्होंने खाली करवाए हैं, बमबारियां कर रहे हैं, डेली वहां लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के जिस्म के टुकड़े जो है वो उड़ रहे हैं बम धमाकों में, और पाकिस्तानी फौज कर रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका को चूना लगाना चाहता है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को चूना लगाना चाहता है। तो चूने का जो असर होता है, अगर आप किसी की बॉडी को
चूने वाले ड्रम में डाल दें तो वो गल जाता है, वो मेल्ट हो जाता है उसमें। तो यही हो इनका होगा, ये दोनों को शिकस्त होगी, ये दोनों में से कोई भी कामयाब नहीं होगा। ये मेरा दावा ही नहीं है, मेरा एनालिसिस है ये। तो ये अब आज गए वो अलास्का दूसरे मिशन पे, अब देख उसका क्या नतीजा निकलता है। डॉक्टर साहब एक और बात समझना चाहती हूँ, पाकिस्तान सामने सामने आतंकवाद में इन्वॉल्व है, एक नहीं सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ना करके बलूचिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पाकिस्तान किसने बनाया, ये बताता है कि हिंदुस्तान को तोड़ने का फायदा किन्होंने उठाया, और फिर कौन लोग थे जो आज के दिन हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। अमेरिका है और बरतानिया है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान उनका बच्चा है, उनका बेबी है, तो अपने बच्चे को तो सभी प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे के कहेंगे कि ये इसने गलती की है, ये मुजरिम है, ये टेररिस्ट है। तो जाहिर है जो भी अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोजेक्ट जो है इसके खिलाफ होगा, वो ब्रिटिश और अमेरिकन के लिए टेररिस्ट ही होगा ना। जैसे जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली अवाम है वो अमेरिका को टेररिस्ट समझते हैं। कल जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रावला कोट में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ है, उस मुजाहरे में एक नया नारा मैंने सुना है। अच्छा, तो ये नारे लगते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कल ये नारे लगे हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले। कल पीओजे के में ये नारे लग रहे थे। तो ये जितना ज्यादा ये जुल्म बढ़ेगा और ये समझेंगे कि हमको बहुत बड़ी चालाकी कर रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं देखो अमेरिका ने माली मंडी खोल दी, हम अब सामान पे, ये काम नहीं आएगा इनके। वो और ज्यादा लोग एंटेगनाइज होंगे कि तुम असल मसले को से आंखें बंद कर रहे हो और हमें बेवकूफ समझते हो। अब ये नारा चल गया है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पास देखो वैसे तो खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार भी खाई है इन्होंने। अब शहनवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो चीन की तर्ज पे रॉकेट फोर्स बनाएगा। ये सब क्या तमाशा है? मैं भी ये बनाऊंगा ना, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बनाऊंगा मैं, और उसका एक दफ्तर वाशिंगटन में होगा, एक लंदन में, एक दिल्ली में, एक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में, एक कनाडा में। मैं भी बहुत बड़ा बनाऊंगा। दावा करने में क्या हर्ज है, ख्वाब देखने में क्या हर्ज है? तो देखने दे तो ख्वाब, ये चाइना की तरह का बनाएंगे या सऊदी अरब, पहले ये सऊदी अरब की तरह का इस्लाम ला रहे थे, वो ना ला सके। फिर ये मगरबी जमहूरियत ला रहे थे, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वो ये नहीं ला सके। वो इमरान खान को भी जेल में डाल दिया, बेनजीर को कत्ल कर दिया, उसके बाप को भी कत्ल कर दिया, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया। यानी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के मॉडल पे चलने वाले तमाम सियासी लीडरान को तो आपने यह कत्ल कर दिया, जेल में डाल दिया। और अब ये चीन के मॉडल पर चल रहे हैं। चीन का इनको न सर का पता है न पैर का पता है। मैं तो चीन में रहा हूँ 7 साल, मैं तो देखा है अपनी आंखों से 1978 से लेके 84, 85, 86 तक कि चाइना एक पूरी तरह से क्लोज्ड नेशनलाइज्ड सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकली और सोशली से कैसे ट्रांसफॉर्म होके वो कैपिटलिज्म की तरफ आया है। मैं तो उसका चश्मदीद गवाह हूँ। कभी उस पर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो ये ऐसे बस दूसरे को कहना है ना, दूसरे के लाल मुंह तो अपने मुंह तो चपेड़ा मार के अपना मुंह भी लाल कर लेंगे। इनका वो हिसाब है, इनका वो हिसाब है। जी अच्छा, इधर ट्रम्प पुतिन की शुक्रवार की बातचीत, लेकिन देखिए बातचीत से पहले ही उनको धमका दिया
जंग खत्म करने को अगर वो राजी नहीं होते तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब ऐसी जो धमकियां दी जा रही हैं, मतलब आजकल वैसे तो ट्रम्प सबको धमका रहे हैं, टैरिफ के जरिए भी, कई और तरीकों से भी। भारत पे उनका असर चल नहीं रहा, लेकिन पुतिन को वो ये कह रहे हैं कि गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें आप क्या संदेश पा रहे हैं? ट्रम्प आपे से बाहर नहीं हो रहे? देखिए, बात ये है कि ये समिट बुलाने से पहले काफी सारे मामलात आपस में इनके तय हो गए। दो ही बड़े मसले हैं ना। एक तो ये है कि जो यूक्रेन के इलाके रूस ने तकरीबन जो इलाके कब्जे कर लिए, कुछ पे 100%, 80%, 75%, वो इलाके अब यूक्रेन को वापस ना किए जाएं, वो इनके साथ ही है और क्राइमिया के साथ वो जुड़ जाएंगे तो वो रूस का एक जमीनी रास्ता हो जाएगा उन तक। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है इसका रेयर अर्थ मिनरल्स का, कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उन तक रसाई चाहता है, रूस की मंडी तक रसाई चाहता है अमेरिका की। और ये जो मुलाकात है इसमें मोटा मोटा यही तय हो जाएगा कि हाँ जी बस ठीक है, और इसमें जंग बंदी नहीं होनी, कोई ऐलान जंग बंदी का नहीं आएगा। इसमें ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगी ये आपस में, और फ्यूटन को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो हो सकता है इनके दरमियान में कोई इंटरप्रेटर भी ना हो, या आपस में बैठ के बातचीत जो है वो करनी है वो कर ले। और ज़ेलेंस्की जो है इंतहाई नालायक इंसान और करप्ट इंसान है, उसने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम जो है वो इसको नहीं मानते, जब तक हम ना बैठे उस वक्त तक हम नहीं मानते। तो अब तो अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को नहीं बिठाना चाहता, सिर्फ यूरोपियन यूनियन वाले हैं जो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की को भी बिठाएं, क्योंकि वो अमेरिकन पावर को चैलेंज कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं क्योंकि वो टैरिफ से खौफजदा हैं जो अमेरिका ने लगाए हैं, जो लगाने जा रहा है। तो ये अभी और बहुत सारी मीटिंग्स होगी। अभी आप देखें ना, अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक मॉस्को का दौरा करना है, तो ये दौरे तो चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ट्रम्प और पुतिन की जो बातचीत है, वैसे तो ये युद्ध को रोकने के लिए बैठक हो रही है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं, मतलब अगर बात सही बैठ गई तो क्या होगा, और अगर बात गड़बड़ हो गई तो क्या हो गया, मतलब इसका भारत पे क्या असर होगा? भारत पे इसका कोई असर नहीं होगा, सिर्फ असर टैरिफ का होगा जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। बाकी अमेरिका के कहने पर ना हमने रूस से तेल खरीदना बंद करना है तो ना ईरान से तेल खरीदना बंद करना है, वो हमारा अपना मामला है, हमारा इकोनॉमी का मामला है। मैं जानू मैं जेडी मर्जी दुकान तो जाके मैं सौदा लवा, नहीं तुसी है नहीं चौधरी बने हो कि नहीं जी उस दुकान तो नहीं लेना, तुसी आपे भावें तुसी उसी दुकान का माल तीजी दुकान तो खरीद रहे हो, लेकिन अस्सी नहीं खरीद सकते। चाहे बाहर में अमेरिका, साथ में ट्रंप भी, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वैसे अजीब नहीं लगता कि अगर भारत व्यापार कर रहा है तो तकलीफ हो रही है, खुद ये व्यापार कर रहे हैं, इनका व्यापार है, अगर भारत व्यापार करे तो इनको मिर्चें लग रही हैं। कोई बात है ना, हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, ये वही बात है ना। देखें जी जी, ये भारत अगर रूस से तेल ले रहा है तो इनको ये महसूस होता है कि हम रशिया को पूरी तरह से इकोनॉमिकली आइसोलेट करने में कामयाब नहीं हुए। तो भाई भारत से पहले ही आप कामयाब नहीं हुए कि यूरोपियन यूनियन वहां से गैस भी ले रही है, तेल भी ले रही है, सारा कुछ ले रही है, तो पहले यूरोपियन यूनियन को क्यों नहीं आप कुछ कहते? उधर कहते हुए आपके मतलब गले में फांस आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये 1947 से पहले वाला इंडिया है? मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी, अगर ऐसा समझते हैं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, ये दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, समझे कि नहीं? तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ये जो मर्जी करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है कि उसमें ही हम खपत करके तो है जो बिलियंस कमा रहे हैं, तो बाहर का कोई ऐसा वो बड़ा मसला नहीं। डॉक्टर साहब, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, ना उन्हें किसी टैरिफ से फर्क पड़ता है, ना उन्हें किसी ट्रंप से फर्क पड़ता है। ये तो उन्होंने मैसेज दे दिया है, लेकिन फिर भी
یہ وہ ٹرمپ ہیں جو کہہ رہے تھے بیٹھنے کے ساتھ ہی کرسی پہ کہ وہ یدھ کو رکوا دیں گے. آج حالت دیکھی کیا ہے. جب تک سرمایہ داری نظام ہے نا، کیپٹلزم ہے اور منڈیوں پہ قبضے ہیں، اس وقت تک یدھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یدھ تو اس دن سے چل رہا ہے جب سے انسان مطلب کی تاریخ شروع ہوئی ہے. انسان کی جو تاریخ ہے وہ یدھ کی تاریخ ہے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر رہا ہے. پہلے کینیبلزم تھا تو ان کو کھا جاتے تھے، پھر ایگریکلچر کا زمانہ آیا تو کھانے کے بجائے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا نا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ یدھ تو نہیں رک سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیسے اپنا دامن اس یدھ کی آگ سے بچانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. یہ کمال ہے مودی کا، یہ کمال ہے. بالکل صحیح بات ہے. حالانکہ ان کی کوششیں تو یہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو لمبے یدھ میں آپ پھنسا دیجئے، یہ لوگ اپنا لڑتے رہیں. ایسی انہوں نے شروعات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوششیں ایسی سفل ہو پائیں گی؟ کیونکہ یہاں مودی جی نے تو سب چیزوں کو ایک دم دھوست کر دیا. ان کے جتنے منصوبے تھے ان پہ پانی پھیر دیا ہے. دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے اوپر کوئی بربادی نہیں لا سکتا اندر سے، جب تک ہمارے لوگ ایسے نہ پیدا ہو جائیں جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوں. باہر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اندر سے خطرہ ہے. بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات کہہ دی ہے. اندر بھی بھارت کے تو اندر بھی بہت سارے پاکستان ہیں جو اس سمے سر اٹھا رہے ہیں، اور ان کو بھی پردھان منتری نریندر مودی نے لال قلعے کی پرچیو سے بڑا سیدھا سیدھا سندیش دیا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب میرے لیے سمے نکالا اور میرے درشکوں کو آپ نے کئی وشیوں پہ جانکاری دی. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. جے آپ کا ہند، جے بہت بھارت. دھنیہ واد جی. جے ہند، جے بھارت. تھینک یو.